की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का 11th वाला लेक्चर, यानी कि वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पीय पादपों की शारीर यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, सब कुछ पढ़ना है हमें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक चीज वो है एक बीजपत्री जड़, जिसमें हम मक्का की देखने वाले हैं कि आंतरिक संरचना हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हम द्विबीजपत्री जड़ की बात कर चुके हैं और फिर से मैं कहूंगी कि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, कुछ सिमिलैरिटीज हमेशा रहेगी एक दो चीजों को छोड़कर, बाकी सारी सामग्री जो है वो सेम ही रहेगी, मतलब कि सब कुछ सेम एक दो चीजों को छोड़कर। तो जैसा कि द्विबीजपत्री में पढ़ा था वही हमें 4-5 पॉइंट लेने हैं। बाहरी त्वचा, वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, रंभ, इन्हीं 4-5 फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। और मज्जा है तो फिर मज्जा की बात करेंगे, वरना तो बाय। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना देखने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट यानी कि मेज की बात करने वाले हैं आज हम। और हम अंतर भी पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगी, क्योंकि अभी जो मैं लेने वाली हूँ आपको लगेगा कि ये तो मैम ने सेम द्विबीजपत्री की जड़ जैसा चेप दिया है। हाँ, सेम ही है, एक दो फर्क है, वो हम अंतर लास्ट में ले लेंगे कि क्या अंतर है मोनोकोट और डाइकोट लीफ के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक, क्या क्या? वही सबसे पहले हमारी मूलीय त्वचा, क्योंकि जड़ की बात कर रहे हैं तो उसकी बाहरी त्वचा को हम मूलीय त्वचा कहते हैं, उसे एपिब्लेमा कहते हैं। सेम द्विबीजपत्री जैसी कहानी है इसकी भी। ठीक है, जड़ की सबसे बाहरी परत एपिब्लेमा कहलाती है, ये बात हमें पता है। यह मृदुतकीय है यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। ठीक है, इसमें अनेक एक कोशिकीय मूल रोम यानी कि रूट हेयर पाए जाते हैं, ये बात भी हम कर चुके हैं। तो वही कहानी है, सबसे पहले क्या होगी, हमारी एपिब्लेमा होगी और उस पर जो है एक कोशिकीय रोम जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, मृदुतकीय कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस सेल्स। उसके बाद वही वल्कुट, यह मृदुतकीय कोशिकाएं यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना तथा कई कोशिकीय मोटा स्तर होता है। ठीक है, लेयर्स है। और वही हमने जो बात की कि 5 से 6 या 3 से 5 लेयर की क्या होगी, ये परत होगी। कहाँ पे? वही एपिब्लेमा के जस्ट नीचे एपिब्लेमा, और उसी के नीचे हमें बनाना है क्या, वल्कुट। और वल्कुट में हमें सेम जैसे हमने द्विबीजपत्री पौधों में गैप छोड़े थे कुछ कुछ, वैसे यहाँ पे भी छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें भी अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसकी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस मिलते हैं। सेम आपको लग रहा होगा, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ 2-3 फर्क है जो मैंने आपसे कहा, मैं आपको एंड में बता दूंगी। कभी कभी जब मूलीय त्वचा नष्ट हो जाती है, ये भी हमने उसमें पढ़ा था कि जब ऊपर की लेयर जो है वो खत्म हो जाती है या मर जाती है या नष्ट हो जाती है, तब कॉर्टेक्स की बाहरी कोशिकाएं क्यूटिनीकृत होकर क्या करती हैं, एक्सोडर्मिस का निर्माण करती है, यानी कि बाहरी त्वचा का निर्माण। वही वापस से क्या बना लेगी, एपिब्लेमा जैसी कोशिका बना लेगी, क्योंकि जरूरत तो है बाहरी लेयर की। क्यूटिनीकृत क्या है भाई? क्यूटीन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है ना, क्या रासायनिक पदार्थ है, वो जमा हो जाएगा इस पे। यह एक रक्षात्मक परत का यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि जड़ को मिट्टी में रहना है, मिट्टी में पानी बह रहा है, रगड़ लग रही है, तो जड़ों को बचाने के लिए ये क्या काम करती है, रक्षात्मक परत का काम करती है। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो वही हमारी आ गई अंतस्त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस। ठीक है, वल्कुट की भीतरी परत अंतस्त्वचा बनाती है जो स्टील बनाती है। स्टील क्या है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यही हमारे जो सवन बंडल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, रंभ कह रहे हैं। रंभ का ही इंग्लिश नेम क्या है, स्टील। ठीक है, उसके बाहर होती है यहाँ पे अंतस्त्वचा और उसके बाद परिरंभ आ जाएगी।
इनकी अरीय भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित होती है, वहां पे भी थी, यानी कि इन पे कैस्पेरियन क्या होता है, जमा हुआ रहता है अरीय रूप से और अनुदैर्ध्य रूप से। प्रोटोजाइलम के सम्मुख बनी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली हो जाती है, जिन कोशिकाओं को पात कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, पात कोशिकाएं। वहां पे भी यही था कि जहां पे प्रोटोजाइलम है, अब प्रोटोजाइलम कहाँ है, तो आपको पता है कि जड़ में एक्सार्क यानी कि बाहरी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जाइलम पाए जाते हैं। बाहरी मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है और मेटाजाइलम अंदर की ओर है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी, उस पे कैस्पेरियन पट्टिका नहीं होती, वो नॉर्मल सेल रहेगी और पतली भित्ति वाली हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं फिर, पाथ सेल, पैसेज सेल कह देते हैं। ठीक है, पाथ सेल को और क्या कहा था हमने, पैसेज सेल। और इसका काम मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये काम आता है जल के संवहन में, बाद में हम पढ़ेंगे। बस फिर पेरिसाइकिल आ गया। इन मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी एक कोशिकीय मोटी परत होती है जो एंडोडर्मिस के नीचे होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको लाइन बना के दिखाई है मैंने, यहीं पे क्या होगी हमारी परिरंभ यानी कि पेरिसाइकिल। क्या काम करेगी ये, रंभ को घेरने का, परिरंभ नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल मतलब सर्कल के बाहर, तो ये सर्कल के बाहर आपको दिख रही है। फिर है संवहन पुल यानी कि वस्कुलर बंडल। देखो जो चीजें इजी होती है ना उनको क्लास में याद कर लो तो बहुत है। देखो एक तरह से हम जो द्विबीजपत्री जड़ में पढ़ा था वही पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपके एक चीज में दो चीजें लर्न हो जाएगी आपको, तो इनको क्लास में ही लर्न करके जाओ तो बहुत बढ़िया है, आगे दिक्कत नहीं आएगी। संवहन पुल में जाइलम तथा फ्लोएम समान संख्या में मिलते हैं। ठीक है, अब जब हम कहाँ पे आ गए हैं, रंभ के अंदर। रंभ के अंदर इनकी कहानी क्या है, पहले जैसी ही है पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या वहां पे भी हमने बोला था कि जाइलम और फ्लोएम बराबर मात्रा में मिलेंगे, मतलब जितने जाइलम है उतने ही फ्लोएम होंगे। वो क्यों, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इसमें अरीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक छोड़ के एक होता है, एक जाइलम है तो एक फ्लोएम है, फिर एक जाइलम है तो एक फ्लोएम है, कुछ इस तरह से। ऐसे, और बीच में क्या है, फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। तो भाई जितने जाइलम होंगे उतने ही तो फ्लोएम गिने जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट रूप से हैं, एक छोड़ के एक होंगे, गिन लो भले। बीच में आपको फ्लोएम बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोएम है, 1 2 3 4 5 जाइलम है। यही कहानी रहेगी, लेकिन एक डिफरेंस जो इनको द्विबीजपत्रियों से अलग करता है वो क्या है, जरा सुनो। पुल संख्या में बहुत अधिक यानी कि प्रायः 6 से अधिक होते हैं। जब हम द्विबीजपत्री जड़ों की बात कर रहे थे तो हमने कहा था 2 से 6 के बीच प्राप्त होते हैं वहां पे, किसमें, डाइकॉट्स में, यानी कि द्विबीजपत्री में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 से अधिक, और यही सबसे बड़ी पहचान है। मैंने आपको कहा, आप देख रहे हो सब कुछ एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस आपको कहाँ पता चलेगा, जो देखते ही पता चल जाएगा, इनकी संख्या में। और मैंने बनाए भी ज्यादा है। ठीक है, वहां पे मैं 4 बना रही थी हमेशा, यहाँ पे देखो मैंने थोड़े ज्यादा बनाए अपनी जगह के हिसाब से, मेरी जो जगह है, जो मेरी श्रद्धा है उसके हिसाब से तो ज्यादा बनाए हैं। 1 2 3 4 5 बनाए, और वो भी 6 से ज्यादा होंगे। ठीक है, 6 से ज्यादा और उससे कितने भी हो सकते हैं। जगह के हिसाब से मैंने 5 बनाए हैं, वहां पे 4 बना रही थी जब द्विबीजपत्री की बात कर रही थी। जाइलम एग्जैक्ट होते हैं, ये तो हमें पता ही है, वहां पे भी एग्जैक्ट थे। और जड़ों का ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जड़ और तने को जो अलग भी करता है कि जो तने हैं उनमें एंडार्च होते हैं और इनमें एग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या है, जो पहले बनता है वो प्रोटो, जो छोटा भी होता है, और जो बाद में बनता है वो मेटा, जो बड़ी गुहिकाएं होती हैं जिसमें। जाइलम में ये एक और चीज है, जाइलम में वलयाकार, सर्पिलाकार, जालिकावत व गर्ती स्थूलन मिलती है या मिलते हैं। ये क्या है, याद करो वो
पुरानी कहानी जब हमने जाइलम पढ़ा था। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पड़ी थी, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। बाकी पीछे वाले 2 को छोड़ दो। ट्रैकेट यानी कि जाइलम की वाहिनिकाएं, ट्रैकेट्स और वाहिकाएं यानी कि वेसल्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि उनमें लिग्निन की थिकनिंग होती है, और वहां पे मैंने ये लाइन लिखी हुई थी अगर आपको याद हो, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि जो जाइलम की थिकनिंग होती है वो अलग अलग होती है। वो वलयाकार भी हो सकती है, वो स्पाइरली भी हो सकती है, ऐसा डायग्राम बनाया भी था मैंने, जालिकावत भी हो सकती है। ये जो थिकनिंग है लिग्निन की, ऐसे ये डायग्राम बनाया भी था हमने। तो भाई जो द्विबीजपत्री जो हम पढ़े थे जड़, उसमें हमने ये लाइन नहीं बताई थी, क्योंकि वहां पे जो जाइलम की थिकनिंग है वो इस प्रकार की वैरायटी में नहीं मिलती। अभी आप अंतर देखेंगे आपको पता चलेगा, थोड़ा चेंज है इसकी वैरायटी में। तो वो जो है वो एक बेसिक डिफरेंस है जो इसको अंतर करता है, और एक ये वाला, और भी छोटे मोटे 2-3 हैं जो ऐसे देखने से पता नहीं चलेंगे, है ना। देखने में आपको अभी मैं बताऊंगी, फोटो सेम ही लगेगी। चलिए फिर पित्त की बात कर लेते हैं। यह केंद्रीय भाग होता है सबसे, जो मेन है ना, जो बीच में यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो सब जगह जाइलम फ्लोएम ने भर ली है, जो जगह है बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, पित्त, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मज्जा। ठीक, यह केंद्रीय भाग होता है जो मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। इसमें मंडकण मिल सकते हैं, ठीक है। स्टार्च आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल सकता है। पित्त स्पष्ट व विकसित होता है, यानी कि सही से बना हुआ है, पूरा डेवलप है, कुपोषण का शिकार नहीं है। ये बात समझ में आई। अब आप एक बीजपत्री का अपना एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, ये वाला बिल्कुल सेम लग रहा होगा आपको द्विबीजपत्री से। अभी मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगी तब भी आपको पता चलेगा। अंतर जो आपको देखने में मिलेगा वो सिर्फ इस जगह पे, यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। आपको 6 से ज्यादा ही बनाने हैं हमेशा, क्योंकि हम 6 से ज्यादा बोल रहे हैं। ये हो गई बाहरी त्वचा। एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ। देखो मैं तीसरी चौथी बार डायग्राम बना के बता रही हूँ। इसका मेन कारण यही है कि आप डायग्राम बनाना सीख जाए। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, एपिब्लेमा बनानी है। आपको सीरीज भी याद हो जाएगी। अगर आपको सब कुछ याद है तो बनाना इजी हो जाएगा। फिर चीटिंग कर लेती हूँ मैं, थोड़ी सी वो लाइन बना लेती हूँ ताकि मेरा जो टेढ़ा टेढ़ा है वो ना हो। जो मैंने आपको भी चीटिंग सिखा दी है कि कैसे आप डायग्राम को थोड़ा ढंग से बना सकते हैं। थोड़ी सी लाइन जो है वो सही कर देती हूँ। बुक जैसा डायग्राम कैसे बना सकते हैं, बीच में यहाँ पे गोला बना दो, एक सेंटर में, ये लो। गोला बना के यहीं पे कोशिकाएं बना दो ऐसी। देखो मैं कोई पेंटिंग कंपटीशन में नहीं आई हूँ, और क्योंकि मैं क्लास में हूँ, अच्छे से डायग्राम बोर्ड पे बनता भी नहीं है, पेंसिल से सही से बनेगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा परिरंभ है, हमें पता है, बाद में लेबलिंग करेंगे। उसके बाद एपिब्लेमा में हमें रोम बनाने हैं, और रोम कैसे बनाने हैं, एक कोशिकीय, जो कि जड़ों की खासियत होती है। तो आप जैसे कि आप से यहीं से निकाल के बनाना। इस वाली येलो को मैं थोड़ा ढंग से मिटा देती हूँ। इस बोर्ड में यही बेड़ा गर्ग है कि भाई एक चीज मिटाओ तो सब गायब हो जाता है। एक जगह मैं रोम बना रही हूँ अभी, क्योंकि सब मिट जाएगा वरना मेरा। ये एक कोशिकीय रोम। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये है हमारी एपिब्लेमा। इस पे ही ब्लेम करते आए हैं हम अभी तक। एपिब्लेमा के बाद वलकुट बनाना है। वलकुट में इसमें कोई वैरायटी नहीं है ना, सिंपल है, इसके पास कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ है। तो चेप दो मृदुतकीय कोशिकाएं, व्हाइट से बना दें। पहले तो आधी आधी बना दो कहीं, क्योंकि हमें आधापन रखना है हर जगह। नीचे तक बनाते आओ, छोटी बड़ी सभी प्रकार की। ताकि हमारी एक बाउंड्री तैयार हो जाए। फिर हम भगदड़ मचाएंगे इसमें कुछ ऐसे, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी, थोड़ी बड़ी, और चिपका के चलना है। 8 नहीं लगना चाहिए, ये
हो सकता है मेरा बोर्ड पे 8 जैसा दिख रहा हो, लेकिन ये टेक्निक है जल्दी डायग्राम बनाने की, वरना तो डायग्राम ही बनाते रह जाओगे प्रैक्टिकल फाइलों में। अच्छा, प्रैक्टिकल फाइलों के लिए भी मैं एक वीडियो दूंगी, अभी नहीं, थोड़ा सा लेट चलेगा, अभी थोड़ा सिलेबस हो जाए, कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाएं, क्या पैटर्न है प्रैक्टिकल का, और आपकी क्लास में जो प्रैक्टिकल है इंपॉर्टेंट, वो क्लास में तो हम कर ही रहे हैं चैप्टर के साथ, उसके अलावा भी जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपको दूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। चलो, ये फालतू की बातों के बीच हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ये हो गया हमारा वलकुट साहब, कंप्लीट हो गए। यहाँ नीचे भी 2 तैयार कोशिकाएं बना दो, इसको खाली मत रखना। ठीक, ये हो गया। थोड़ा पेंसिल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा, मैंने कहा बोर्ड पे भाई ऐसा नहीं है, ऐसी बक्से जैसी कोशिकाएं मत बनाना, गैप रख देना। अब ये है हमारा के पूरा वलकुट, ये हो गया हमारा वलकुट। वलकुट के यहाँ पे एंडोडर्मिस बनानी है, तो मैं थोड़ा सा क्या क्या मिटाऊं, ठीक है, चलो आज तो किस्मत ने साथ दे दिया मेरा। एक कोशिका में क्या बनानी है, एंडोडर्मिस। देखो वैसे तो एंडोडर्मिस जो है वो पेरिसाइकल से जस्ट चिपकी हुई रहती है, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में बताना है, अभी मैं चिपका दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। ये हमारी आ गई अंतस्त्वचा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्मिस। और ये एपिब्लेमा, एपिब्लेमा को तो इंग्लिश में एपिब्लेमा ही कहते हैं। ठीक है, ये एंडोडर्मिस। अब ये क्या आ गया हमारा ग्रीन कलर का परिरंभ, और ये पूरा है हमारा रंभ। ठीक है, और रंभ में ही हम अब कारस्तानी करने वाले हैं, स्टेल जिसको हम कह रहे हैं। अब जाइलम फ्लोएम बना लो। जाइलम किस में बनाए बोलो, कलर बताओ, आज तुम आपकी सुनेंगे। देखो ये पेन भी क्या है, थोड़ा मोटा होता है ना, इसका पॉइंट बहुत मोटा है। कितने बन रहे हैं, 6 से 7 तो बन ही जाएंगे कि नहीं बन रहे? 1 2 3 4 5 6 7, चलो काम हो गया। ये जो बीच में जगह बच रही है, यहाँ पे भी क्या होंगी, यहाँ पे कोशिकाएं हैं। ठीक है, वही मृदुत तक की कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं को हम क्या कह रहे हैं, पित्त, मज्जा। ये क्या है, ये जाइलम है। इसमें बाहर वाला कौन सा है, प्रोटोजाइलम। ये मैं आखिरी बार आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, काफी बार हो गया। ठीक है, मेटाजाइलम, मोटा वाला, क्योंकि ये कैसे हैं, एक्सार्च प्रकार के हैं। अब प्रोटोजाइलम के बाहर वाली हम बोलते हैं कि जस्ट सामने वाली कोशिकाएं वो पाथ कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिका को थोड़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, ऐसे है ना, पाथ कोशिकाएं बना दो ऐसे हर प्रोटोजाइलम के सामने। आपके पास कलर की बहुत वैरायटी है। ये बोर्ड क्या है बेचारा, इसका जीवन बहुत रंगहीन है, इस पर कलर यूज नहीं कर सकते ज़्यादा। ये पाथ कोशिकाएं हैं, पैसेज सेल। बहुत कोशिश करती हूँ मैं इसकी जीवन में रंग भरने की, लेकिन क्या करूँ, बदनसीब है ये। फ्लोएम बनाना है, बीच में जो जगह बची है वहाँ पे फ्लोएम चेप दो। अब कैसे कलर का बनाऊँ, चलो पीला ही बना देते हैं, थोड़ा सा ढंग का दिखेगा। अच्छा ये लो जी पीला। अब मेरे पास तो क्या है, ज़्यादा मैं अब कोशिकाएं बनाने जाऊंगी तो बहुत गंदा सा डायग्राम बन जाएगा। आपको क्या करना है, ये जगह खाली नहीं रखनी है। जैसे इसने कोशिकाएं बनाई है, सब जगह कोशिका बनानी है, और बना के फिर फ्लोएम को हाईलाइट कर देना कि ये फ्लोएम है। पहले एक जैसी कोशिकाएं बना देना, और फिर उसको जहां आपको फ्लोएम बनाना हो वहां पे डबल डबल पेंसिल घुमा देना, तो वो फ्लोएम जैसा दिख जाएगा। ठीक है, चलो तो ये है एक मेन डायग्राम। अब चीटिंग की बात जो कि मैंने आपको सिखाई है, चीटिंग करना कि क्या करना है, आपको ये लाइन यहाँ से हटा देनी है ताकि डायग्राम जो है बिल्कुल
सही लगे। ठीक है, चीटर मैम। हाँ ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम अंतर की, जो कि मैंने कहा था कि भाई अंतर पढ़ने हैं। ये लो, एक बीजपत्री मूल यहाँ पे दे रहे हैं हम, यहाँ पे द्विबीजपत्री मूल दे रखे हैं और अंतरों की बात निकली ही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन है, मैं जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं हमारे ऐप पे एक एक्स्ट्रा क्लास डाल दूंगी जहाँ पे आपके चैप्टर में मैक्सिमम जितने अंतरों पे क्वेश्चन आते हैं। भाई इस चैप्टर में अंतर वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक बीजपत्री जड़ द्विबीजपत्री जड़ में अंतर बताओ, एक बीजपत्री तना द्विबीजपत्री तने में अंतर बताओ। ये जो चीजें हैं तो मैं ऐप पर एक एक्स्ट्रा क्लास डाल दूंगी तो आपको थोड़ा सा वहां पे फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे एक बीजपत्री मूल जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट, ये उत्तक का प्रकार, और इधर हम ले रहे हैं वो सारी चीजें जो आ रही है। देखो एपिब्लेमा में कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। वल्कुट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या यह स्तर अपेक्षाकृत चौड़ा होता है, मतलब कि जो एक बीजपत्री वाली जड़ है उसमें जो वल्कुट का क्षेत्र है वो क्या रहेगा, थोड़ा चौड़ा रहेगा, मतलब एरिया ज्यादा है। इनका स्तर अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। ठीक है, इससे भी चौड़ा किसका है, डाइकॉट का, इससे भी बेटर, काफी ऐसे चौड़ा। अंतःत्वचा जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्मिस कह रहे हैं, वो कैसी है, अतः इनमें मार्ग कोशिकाएं अधिक स्पष्ट होती है। इनमें क्या है, अंतःत्वचा में भाई ये क्षेत्र देखो, इसके कंपैरिजन में ये क्षेत्र जो है वो कम चौड़ा है, तो इसी की वजह से मार्ग कोशिकाओं पे भी इफेक्ट पड़ता है कि इसकी मार्ग कोशिकाएं हैं वो अधिक स्पष्ट होती है, मतलब आपको इजीली दिख जाएगी, क्योंकि वल्कुट वाला क्षेत्र थोड़ा सा कम इफेक्टिव है। इनकी जो है अतः मार्ग कोशिकाएं स्पष्ट नहीं होती, इनकी मार्ग कोशिकाएं जो क्या है, स्पष्ट नहीं है, आपको क्लियरली नहीं दिखेगी जब आप सेक्शन काटोगे। ठीक है, टीएस वाला। परिरंभ में क्या फर्क है, परिरंभ में पार्श्व मूलों का निर्माण होता है। ठीक है, जो आपका पेरिसाइकल है उसी से इनमें क्या होगी, पार्श्व मूलें निकलेगी। पार्श्व मूलें क्या है, आपको समझाई थी कि जनरली हम बनाते हैं तब मूल यहीं से बना देते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, अंदर से परिरंभ के यहाँ से मूल निकलती है। जो परिरंभ का साइकिल होगा, जो परिरंभ की कोशिकाएं होगी, वहां से मूल की उत्पत्ति होगी, जब मूल की शाखाएं निकलेगी तब। पार्श्व मूलों के अतिरिक्त एधा, जो कि द्विबीजपत्रियों का सबसे मेन लक्षण है, ठीक है, एधा तथा कार्क एधा निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है, पार्श्व मूलें तो बनती ही है, और क्या बनता है परिरंभ से, यहाँ पे एधा भी बनती है, क्योंकि द्विबीजपत्रियों में भाई सेकेंडरी ग्रोथ बहुत कंपलसरी है, उनका अधिकार है सेकेंडरी ग्रोथ करना, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एधा। तो यहाँ पे एधा भी किससे बनती है, परिरंभ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट श्रवण पुल की। तो श्रवण पुल जो है जाइलम वाहिकाएं गोलाकार, अंडाकार व बड़ी गुहा वाली होती है। इनकी गुहाएं कैसी है, बड़ी है, और कैसी है, गोलाकार, ये कार और अंडाकार है। इधर देखो श्रवण पुल प्राय 2 से 6 होंगे, और यहाँ पे कितने थे, 6 से अधिक। ठीक, जाइलम वाहिकाएं बहुभुजीय होती है। बहुभुजी का मतलब ऐसी, जैसे हम मैथ्स में वो बनाते हैं ना, ऐसे ऐसी होगी। और इनकी कैसी है, इनकी गोलाकार है या अंडाकार है, ऐसी। ठीक है, अपेक्षाकृत छोटी गुहा है, इनकी गुहा बड़ी है, इनकी गुहा छोटी है। एधा का निर्माण नहीं होता। यहाँ पे क्या है, द्वितीयक वृद्धि के समय एधा का निर्माण होता है, वो किससे हो रहा है, पेरिसाइकल यानी कि परिरंभ से। ठीक है, इनमें एधा का निर्माण नहीं होता। मज्जा, इनमें सुविकसित मज्जा होती है, मतलब बीच का जो एरिया है वो काफी अच्छा ब्रॉड है। इनमें क्या है, अल्प विकसित या फिर अविकसित भी हो सकता है भी, और अगर है तो कम है इनके कंपैरिजन में, और बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, मतलब सब जगह श्रवण पुल एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, कोई जगह ही नहीं है बीच में, है ना, दूसरों के लिए जगह ही नहीं है। अब आप एक डायग्राम देख लीजिए जिससे आप और भी क्लियर हो जाएंगे। देखो एक निगाह में जब आपने इसे देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी है, और है भी, क्योंकि जो अंतर हमने देखे वो भी इतने स्पेसिफाई नहीं है कि हम उसको डायग्राम में बना सके या डायग्राम में दिखा सके, सिवाय एक चीज के, वो क्या है, ये संवहन बंडल, ये है द्विबीजपत्री जड़,
और ये है एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट। सेम दिख रहे हैं आपको, सेम ही बनाने हैं, कोई फर्क नहीं है। वो जो फर्क है वो हम डायग्राम में बनाते भी नहीं है जो हमने दिखाया। ये जो दिख रहा है आपको सिर्फ यही आपको पहचान पाएगा। कई बार ऐसा होता है आपको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको स्लाइड रख दी जाती है, सेक्शन रख दिया जाता है, बोला जाता है पहचानिए किसकी जड़ है, एक बीजपत्री की है या द्विबीजपत्री के। तो बाकी सब तो एक जैसा ही है, अलग जो आपको पहचानने में मदद करेगा वो क्या है, ये संख्या। अगर ये संख्या आपको 6 से ज्यादा दिख रही है तो ये एक बीजपत्री है, और अगर आपको जाइलम फ्लोएम ये सब जो है वो 6 से कम दिख रहे हैं तो वो क्या है, द्विबीजपत्री। और ये मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ आपके प्रैक्टिकल के लिए भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई कैसे पहचानेंगे, डायग्राम को देख के कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये इनके सहवन मंडलों से, और यही मेन अंतर भी है इनमें। बाकी सब ठीक है, वही है, रूट हेयर है, एपिब्लेमा है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, पित्त, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इधर भी वही कहानी है। बस एक जो कॉर्टेक्स हमने कहा वो तो आपको डायग्राम में यहाँ पे तो सेम ही दिख रहा होगा भाई, है ना, कि इनका कॉर्टेक्स है वो थोड़ा कम चौड़ा है और इनका ज्यादा चौड़ा है, थोड़ा एरिया ज्यादा है, ठीक है। और परिरंभ जो है वो जो है इनकी यानी कि अंतःस्त्वचा थोड़ी सी अच्छी है, विकसित है, और इनकी विकसित है और इनकी थोड़ी सी रिड्यूस्ड है, ठीक है। पित्त आप देख रहे हैं, इसका पित्त देखो, एक और डिफरेंस जो हमने देखा, भयंकर वाला पित्त फैला हुआ है अंदर, और इधर देखो जगह ही नहीं है पित्त की, है ना। वो तो हम कह रहे हैं इसकी लाज रखने के लिए कि तेरे पास पित्त है, वरना कौन कह दे कि इसके पास पित्त है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, और हमने अंतर भी देख लिया है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में। और जैसा कि मैंने कहा कि बाकी के अंतर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि हर बार सबके अंतर देखने में बहुत टाइम चला जाता है। हालांकि वही अंतर होते हैं जो हमने पढ़े हैं, थोड़े बहुत एक दो के साथ एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार।